हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त जयेश भंडारी। और जैसा आप लोग जानते हो, और इस वक्त में हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर्स, लॉ के भी एज वेल एज ऑडिट के भी। और ऑलरेडी अपन लोग 3 पेपर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज बारी है हमारे पेपर नंबर 4 की। तो आइए फटाफट से हम लोग बात स्टार्ट कर देते हैं हमारे पेपर नंबर 4 पर। चलिए जी, तो शुरू करते हैं बच्चे लोगों मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4। और हमेशा की तरह अपने पास में पहले एक बढ़िया सा केस सिनेरियो है और देखने से ऐसा लग रहा है कि यार केस सिनेरियो में 4 सिचुएशंस, मतलब 1 2 तो मुझे दिखी गई है, 3 4 सिचुएशंस होंगी और उन्हीं पर ये क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए। ना 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 ना, मैं गलत सोच रहा था भाई, सिचुएशंस कुछ अलग है। चलो देख लेंगे अभी सारी चीजों को। तो एक आइडिया ले लेते हैं इसका मतलब क्वेश्चन का। तो मिस्टर विश्वेश्वरैया एंड एसोसिएट्स, ओके ना, विश्वासाचार्य, मुझे वो लगा कि वो वाला नाम तो नहीं है कहीं। अ सीए फर्म बेस्ड इन ओडिशा बराबर से इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ सीबीएफ बैंक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 बराबर से सिंपल हो गया। During the course of audit, it came to notice that CBF Bank has sanctioned overdraft facility 75 lakh का दिया है। However, as per statement furnished to the last quarter, the drawing power was calculated 50 lakh. It was observed the few advances were guaranteed by the। अच्छा, ये तो वो पॉइंट लग रहा है अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया और स्टेट गवर्नमेंट का गारंटी, और वो सारा हमारा पॉइंट है। चलिए, मतलब बैंक ऑडिट का हमारा ये क्वेश्चन अपने को लग रहा है। चलिए देखते हैं यहां से बच्चे लोगों। With respect to the overdraft facility sanctioned to time limited, the amount would be termed as out of order। अब आउट ऑफ ऑर्डर कब होता है बच्चों? कल के सेशन में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि यार एक तो ड्राइंग पावर से या तो आप एक्सीड जा रहे हो, या हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली जो है वो जो सैंक्शन लिमिट है उससे ऊपर जा रहे हो। ठीक है, दोनों में से किसी से भी 90 डेज तक कोई भी क्रेडिट के अंदर अमाउंट जमा नहीं हुआ, और जमा भी हुआ है तो वो बराबर से नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, जैसे पहले 2 नंबर पे इन्होंने लिखा, एक तो हमारा सैंक्शन लिमिट से ऊपर जा रहा है या ये 50 लाख से एक्सीड जा रहा है ड्राइंग पावर से, दोनों ही चीजें सही है। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अकाउंट इज लेस देन, भले ही 75 लाख से कम हो, मतलब तीनों में से कोई भी कंडीशन चलेगी, बट देर आर नो क्रेडिट और पेमेंट डिपॉजिट इनटू अकाउंट कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज। तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही जाता है बराबर से। अच्छा, इसमें इन्होंने ओके एक कंडीशन नहीं, वो सारी पूछ ली है, तब तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों कंडीशंस हमारी करेक्ट है ना। ओके ओके ओके, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, बराबर क्या बोलते हो, तीनों ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है। फर्स्ट में अपने को ध्यान में रखना है। Which of the treatment by bank on the provisional and income recognition is correct in case of bank guarantee given by the central government and state government? में कौन सा सही है बच्चे लोगों, ये इन्होंने बोला है। तो देखो, अगर इस पे बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, हाउएवर द गारंटी वाज नॉट इन्वोक्ड, हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। एडवांसेस ओवरड्यू 90 डेज से कम है, दीज एडवांसेस और क्लासिफाई स्टैंडर्ड एसेट, लेकिन आपको इनकम रिकॉग्नाइजेशन पर्पज से इसको एनपीए मानना पड़ेगा, ये तो करेक्ट है। State government as part of power generation initiative, however the guarantee was not invoked and the advances were overdue 80 days. These were also classified as standard and were regular। ना 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 ना, बिल्कुल ये चीज सही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसे ओवरऑल एनपीए लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है बच्चे लोगों वो हमारा करेक्ट जाता अपने को दिख रहा है। एक मिनट ऑप्शन से एक बार वापस देखने पड़ेंगे अपने को कि क्या कह रहा है। हाँ जी, विच ऑफ द ट्रीटमेंट, कौन सा सही है सीजी का, ओनली वन इज करेक्ट। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। तीसरे में ड्राइंग पावर का क्वेश्चन आ गया है भाई, ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? चलिए, तो ड्राइंग पावर अगर इसमें कैलकुलेट किया जाए बच्चे लोगों तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, आप लोग जानते हो। वैल्यू ऑफ स्टॉक है हमारा 130, ठीक है सर, उसमें से 7 लाख तो हमारे ये माइनस हो गए हैं और क्रेडिटर हमारे माइनस करने हैं अपने को 60 के, यही होगा ना। तो 130 में से ये कर लेते हैं माइनस। भाई देखो, मेरा तो मैथ्स बड़ा खतरनाक वाला है, तो मुझे तो पूरा ही माइनस करना पड़ेगा। -67 सही हूं मैं, 63 सही है भाई। 130 का था, उसमें से वैल्यू ऑफ स्टॉक डैमेज जो है वो जाएगा और क्रेडिटर्स के 60 लाख हमारे जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है। 63 हो गया। अब 63 जो है उसका इन्होंने कितना बनाने को बोला है भाई, मार्जिन कितना रखना है।
वो जो स्टॉक पे 25% का मार्जिन रखना है, तो 25% का मार्जिन रखेंगे तो -15.75 हो जाएंगे। तो 63 -15.75 करेंगे तो दिस इज अ 47.25 बराबर। अच्छा, स्टॉक का अगर देखा जाए तो सॉरी डेटर का, डेटर है 75 के माइनस डेटर 10 लाख के जो एक्सीडिंग 90 वाले हैं तो 65। इसका मेंटेन करना है अपने को 40% का मार्जिन, मतलब 26 का मार्जिन हो गया। तो 40 -26 किया तो ये आ गया 14, तो गलत आ रहा है 47.25। कुछ तो गड़बड़ किया है क्या मैंने? ऐसा कुछ तो नहीं है। मैंने उल्टा कर दिया है क्या बच्चे लोगों? मार्जिन 25% तो स्टॉक नहीं, स्टॉक पे 25% लिया, डेटर पे 40% लिया, बिल्कुल नहीं सही लिया, वो तो सही लिया है। 75 में से 65 26 ये माइनस किया तो 14 +14। क्या गड़बड़ हुई है भाई? ड्राइंग पावर कैलकुलेशन में क्या गलती रह गई है? 130 हो गया और 130 में से फुल्ली डैमेज वाला माइनस करना है स्टॉक 7 का, ठीक है, और 60 माइनस करना है अपने को क्रेडिटर्स का जो जाएगा। तो बात तो सही करी है, क्या दिक्कत हुई भाई? कहाँ प्रॉब्लम हो गई है? कुछ तो पंगा है। हू 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 हू। ये कैसे हुआ? 130 माइनस हमने किया 67 63, 63 में से 25% का मार्जिन रखना है स्टॉक पे, तो बचना चाहिए 75%, 47.25। 65 का 60%। अरे हाँ, वो माइनस कैसे कर यार? 39। अरे यही तो गलती कर दी है, 14 कैसे बच गया? अरे भाई साहब, मैंने भी क्या गलती कर दिया। ओहो, 39 आ रहा है ना भाई, 14 कहाँ से लेके आ गया मैं? 39 बराबर अभी हो जाना चाहिए। यस, 86.25 भाई साहब, ये क्या कर दिया? 14 65 -26 39 होता है ना। हाँ जी, 86.25 करेक्ट आंसर बचे लोगों। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही चला जाएगा भाई साहब। द बैंक वॉज हैज आइडेंटिफाई रीजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड मेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेट। इन्होंने एक प्रोविजन बनाया है बराबर से। वेदर द ट्रीटमेंट बाय बैंक फॉर डाउटफुल एसेट इज करेक्ट। डाउटफुल के लिए जो इनका ट्रीटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं है वो अपन देखें, तो देखना पड़ेगा भी उसके लिए, तो क्वेश्चन में ही नजर डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बच्चे लोगों सेम क्वेश्चन उसमें भी था जो अपन ने 35 किए थे। 25 लाख रुपए का लोन है बच्चे लोगों और एसेट की वैल्यू 2.25 हो चुकी है, मतलब 10% हो गई है। तो लॉस एसेट की तरह से काउंट करना चाहिए। आप डाउटफुल कैटेगरी में क्या कर रहे हो, इसको तो लॉस एसेट में काउंट करना चाहिए। 10% की वैल्यू रह गई है तो ये 100% है, लॉस एसेट में आना चाहिए। तो यस, द सिक्योरिटी शुड बी क्लासिफाइड डाउटफुल, सच सिक्योरिटी बी इग्नोर एंड द एसेट शुड बी स्ट्रेट अवे द क्लासिफाइड लॉस एसेट। यस, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉस एसेट की तरह से काउंट हो जाएगा बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, the statutory central auditor of bank must furnish addition to the main audit report various other audit report from the options, choose the audit report। जो कंपनी फर्निश करेगी अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है बच्चे लोगों, बहुत सीधा सा है, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट है, एसएलआर वाली भी है, ट्रेजरी भी है, रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस भी है, रिपोर्ट ऑन एडवर्स क्रेडिट लेंडिंग रेशियो नहीं होता है। इसमें हम वो डिपॉजिट वाला रेशियो लेते हैं रूरल एरियाज के अंदर, बराबर से कितना डिपॉजिट आया कितना क्रेडिट पे दिया वो रेशियो होता है। तो फिफ्थ वाली नहीं होगी, पहली चार होगी, फर्स्ट सेकेंड। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये पहली वाली चार हमारी होने वाली है, पांचवी नहीं है, बराबर से। तो ये अपने को आंसर में लिख देना है बच्चों को, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ का ध्यान, सॉरी फिफ्थ का, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए जी, केस सिनेरियो नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे बच्चे लोगों। नेक्स्ट केस सिनेरियो हमारा जो है वो क्या कहता है भाई, आओ देख लेते हैं इसको। हा 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 हा।
एक मिनट दीजिएगा मुझे। उफ, ये ठीक पॉइंट लग रहा है। हाँ जी, चलिए। केस सिनेरियो 2 के अंदर प्राइवेटी लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेरी टॉवल्स और स्टेडी प्रॉफिट फॉर द ईयर कुछ इंफॉर्मेशन है। रेवेन्यू, टोटल एसेट, पीबीटी अपने को दे रखा है, टोटल लाइबिलिटीज दे रखी है और कुछ क्वेश्चंस अपने पास में है। पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चे लोगों, द ऑडिटर ऑफ कंपनी आर इन प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट फैक्टर इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। इनमें से कौन सा ऐसा है बच्चों जो स्ट्रेटेजी का पार्ट बिल्कुल नहीं है? ठीक है, तो पहला 5 ब्रांचेस जो इंडिपेंडेंट है, कंसिडरेशन फॉर होली ओन सब्सिडरी कौन सी, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ होल्डिंग मीटिंग, एजीएम वगैरह कंपनी की क्या रहती है अपने को पता होना चाहिए। एंटी बच्चों, एंटी स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, एंटी डिसाइड करना हमेशा ऑडिट प्लानिंग का पार्ट होता है। सो डी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डायरेक्ट हमारा आंसर बन सकता है। 7 कहता है फॉर प्राइवेटी लिमिटेड विच बेंचमार्क वुड बी एंगेजमेंट पार्टनर मोस्ट लाइकली टू यूज फॉर सेटलिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। अभी जो अपन ने देखा था उसके बेस पे पीबीटी हमेशा लिया जाना चाहिए, तो पीबीटी ही बेस पॉइंट तो ये रहता है जब तक कुछ और इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं देके रखी हो। तो 7th का बच्चे लोगों सी नंबर ऑप्शन करेक्ट जाएगा। In the given scenario, assume that the engagement partner decided to increase tolerable misstatement, वो बढ़ाना चाह रहा है while designing sample describe। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे लोगों, अगर टॉलरेबल एरर इनका बढ़ता है, मतलब टॉलरेंस अगर बढ़ती है तो बट ऑब्वियसली सैंपल साइज तो आपको को कम करना पड़ेगा। क्या बोलते हो, टॉलरेबल बढ़ेगा तो सैंपल साइज कम ही होगी ना भाई, एडवर्स रिलेशनशिप होता है। ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, while performing procedure on design sample, engagement team identifies certain misstatements, selected sample and projected to these entire population। अब इसमें मेरे ख्याल से वो एबनॉर्मल वाला जो होता है ना, आई थिंक एनोमलस वाला, वो जरूर इसके अंदर ऐड करके फिर अपने को क्वेश्चन दिया होगा कि कैसे अपने को करना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो आपने निकाला प्लस जो एनोमल मिसस्टेटमेंट मतलब जो एबनॉर्मल वाला होता है, वो अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका एक्चुअल जो मिसस्टेटमेंट एस्टिमेट है वो बेस्ट निकल करके आ जाएगा। तो बट ऑब्वियस है इसका बी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर। केस सिनेरियो नंबर 3 है भाई, चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये है और वो है, और आंसर देखते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या क्वेश्चन है। नंबर 10 क्या कहता है बच्चे लोगों, चेक करेंगे। तो एज रिगार्ड एक्सचेंज ऑफ एंगेजमेंट लेटर बिटवीन ट्रस्ट मैनेजमेंट एंड ऑडिटर इज कंसर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली बी ट्रू। ओके, एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर जो है वो एमएनओ एसोसिएट्स भेजेगी ट्रस्ट को, बात तो बिल्कुल सही है, यही होता भी है। इसमें इंक्लूड करते हैं एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो वो इशू करेंगे, लेकिन साथ में ये स्टेटमेंट में लगाएंगे कि डिफर हो सकता है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। सेकंड वाला ट्रस्ट फॉर्म को भेज रहा है, गलत है। तीसरा वाला हाँ एमएनओ ट्रस्ट को भेज सकता है, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट टू द रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड अ स्टेटमेंट, गलत है, स्टेटमेंट तो लगाना पड़ेगा। एमएनओ भेजेगा और रेफरेंस देंगे ही नहीं बच्चों, गलत है। ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकायदा हम रेफरेंस देंगे किस तरह का ऑडिट रिपोर्ट हमारा जाने वाला है, और लेकिन साथ में ये भी कि भाई एक्चुअल फॉर्म जो है वो उससे डिफर हो सकता है, ये एक क्वेश्चन भी साथ में जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। Considering the issue related to vehicle as described in the case study, identify the most appropriate statement क्या होना चाहिए। vehicles जो वहां पे दे रखे उनको लेकर के तो बच्चे लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो तो पढ़े बिना तो कैसे पता लगेगा व्हीकल्स के बारे में क्या बोला है, कहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना ही क्वेश्चन है क्या? कहाँ लिखा हुआ है यार? Performing audit procedure, notice that auditor bill of 2 vehicle not in name of trust, right and obligation वाला पॉइंट बच्चों, पेमेंट इन्होंने किया लेकिन इनके नाम पे नहीं है, बट ऑब्वियस है राइट एंड ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब भी ये पॉइंट्स आते हैं तो यही हमारा आंसर भी जाता है, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारा 11th का बी नंबर आंसर इज करेक्ट, बोले तो करेक्ट, बोले तो करेक्ट। चलिए 12 देखते हैं। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड द ऑडिटर टेक रिगार्डिंग द अमाउंट पेबल टू द इक्विपमेंट सप्लायर व्हेन मैनेजमेंट हैज कम्युनिकेटेड द सेंडिंग ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कुड नेग्लिजिबली इंपैक्ट द नेगोशिएशन प्रोसेस। ऐसे बहुत क्वेश्चन बनने किए हैं, आई थिंक थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से उन्होंने मना कर दिया होगा, है ना। द सेड अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सिंस 2 ईयर, ऑडिटर चाह रहा है कंफर्मेशन रिपोर्ट भेजना, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है अपना वही पुराना पॉइंट है, हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है सेटलमेंट पे, आपने भेजा तो हमारा नेगोशिएशन प्रोसेस इफेक्ट आएगा। कितनी बार इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बड़े क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ आ रखा है बच्चे लोगों। तो ऐसे में अपने को करना क्या चाहिए भाई, अल्टरनेट प्रोसीजर लगा सको तो लगा दो बराबर से, और रीजनेबलनेस अगर लग रहा है आपने को कि हाँ बिल्कुल उनकी बात रीजनेबल है तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा दो, और क्या कर सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इज बिल्कुल बच्चों करेक्ट चला जाएगा। तो 12th का आंसर हमारा सीधा सीधा सा आपके सामने है।
चलिए जी, नंबर 13 पे चलेंगे। सीए प्रिंस आफ्टर डेवलपिंग स्ट्रेटेजी develop audit plan but find need to revise the maturity level set earlier than therefore a deviation from the already set audit strategy is felt necessary. In this case उसको क्या करना चाहिए बच्चे लोगों? सीधा सा क्वेश्चन आपने से पूछा है, तो ड्रॉप द ऑडिट एंड विड्रॉ एंगेजमेंट। क्यों भाई? डिवाइस अ न्यू ऑडिट प्लान। पहले स्ट्रेटजी चेंज करो, फिर ऑडिट प्लान के अंदर चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड स्ट्रेटजी। सी ऑप्शन सही है ना यार भाई? वैसे तो सीक्वेंस जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली अपन बात करते हैं, अपन पहले स्ट्रेटजी ले रहे थे तो उसको मॉडिफाई करो, उसके हिसाब से प्लान में चेंज करो, काम कर लो भाई, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है। Jasmine was a view of that audited financial statement are not a guarantee against probable wrongdoings in the financial statement. सही बोल रही है। What kind of assurance does audit of financial statement provide? Reasonable assurance provide करते हैं भाई, और तो क्या है? लोअर लेवल नहीं है भैया, लोअर लेवल तो नहीं है तो हाई लेवल एश्योरेंस हम देते हैं बच्चों। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। रीजनेबल और हाई लेवल का कॉम्बिनेशन है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन, रमन इंस्ट्रक्ट आर्टिकल राजू to verify whether employee benefit expenses of Prep Limited has been fairly allocated हो गया between the operating production activity। अच्छा, एलोकेटेड हो गए हैं बच्चों। एलोकेट करना, कल भी इस तरह के क्वेश्चन आया था, वेरिफिकेशन करना, वही एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस का ही था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर और जनरल एक्सपेंसेस में आपने उसको बराबर बराबर बांट दिया है, मतलब उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर प्रॉपर है। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो यहां आकर के हमारा एमसीक्यू का जो पोर्शन है बच्चे लोगों वो हो जाएगा बिल्कुल खत्म, बोले तो खलास। चलिए जी, अब आ जाते हैं भाई डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है डिस्क्रिप्टिव का। सुबोध हैज रिसेंटली जॉइन एन ऑडिट फर्म एज एन आर्टिकल क्लर्क। ही वाज इन प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग ऑडिट वर्किंग पेपर एंड ऑडिट फाइल वगैरह लिखा है, और ही नोटिस फॉलोइंग वर्किंग पेपर इन द ऑडिट फाइल। बच्चों इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं ऑडिट फाइल में। रिव्यू है एंगेजमेंट पार्टनर का, रिव्यू ऑफ पार्टनर रिव्यू, और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों ये। मतलब इंफॉर्मेशन देख के लगेगा कुछ और आंसर में आपको मिलेगा कुछ। द अबव वर्किंग पेपर लिस्ट सर्टेन फैक्टर विच आर कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजी। एक्चुअल में क्वेश्चन इसका है, how these consideration highlighted in above working paper could have helped the auditor। ये ऑडिटर की हेल्प कैसे करेंगे? अब देखने में एक बार लगा यार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन होगा, दूसरी बार लगा नहीं यार स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करने का क्वेश्चन होगा। तो हमने कहा भाई क्वेश्चन है काय का आखिर? आइए आपको बताता हूं बच्चे लोगों, तगड़ा पॉइंट है। The auditor shall establish strategy, set the time, scope and direction of the audit and guide the development of audit plan। ये लाइन आप लोग सब बहुत ज्यादा बेटर तरीके से जानते हो बराबर से। One, the factor to be taken in consideration while establishing a strategy related to ascertaining reporting objectives of engagement। बहुत क्लियर पॉइंट अपने को देखे तो प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, सम ऑफ द इंस्टेंस आर गिवन अंडर। बच्चों सुनना, अब इसमें क्या क्या पता करते हैं। एनडीडी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग एंड डिस्कस आपको पता है अपन ने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे। अब इन सारे पॉइंट्स का मतलब है टाइम टू टाइम पे अपने को बहुत सारी मीटिंग रखनी है। स्ट्रेटेजी के अंदर आपको दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मीटिंग होगी, मैनेजमेंट के साथ में टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स आपकी कौन कौन सी आती है, फिर एक्सपेक्टेड, फिर हम मैनेजमेंट के साथ में करते हैं कि भाई जनरली किस तरह की चीजें जो है वो कम्युनिकेट हुई है, स्टेटस क्या है, तो पूरे थ्रू आउट द ऑडिट हम बात करते रहते हैं। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो है। तो गिवन केस के अंदर वर्किंग पेपर एक्चुअली इसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई कहाँ क्या चीज हुई है, कब कब हुआ है। तो ये पूरा आंसर में अपने को देना चाहिए था। तो मैंने जैसा कहा था आपको एकदम डिफरेंट टाइप का आंसर आपको देखने को कई बार इसके अंदर मिल सकता है। CA Tina while inspecting financial statement of company noticed that GP ratio of company increase हो गया 14% से 22-23 में to 24% in 23-24। She has assessed the risk of material misstatement to be high with respect to assertion rating to revenue and various direct expenses। CA Tina wants to know few possible reason which could have lead to abnormal jump in GP ratio। इतना कैसे बढ़ गया? During the discussion among engagement team member at junior, Tisha expressed a view that detection risk in the engagement should be kept high। Detect मतलब ढूंढ कम पा रहे हैं हम चीजों को। List out few possible reason which could lead to abnormal jump in GP। Do you agree with viewpoint of Tisha? Provide reasons बताओ बच्चों, तो क्यों बढ़ा होगा GP? क्या सेल्स बढ़ गई होगी, क्या हुआ होगा? मतलब फ्रॉड वाले तरीके से अगर अपन सोचें तो भाई बढ़ने का एक रीजन है इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन कर दिया होगा।
बट ऑब्वियस है इन्वेंट्री आपने ज्यादा दिखा दी लगती है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ रेवेन्यू कर दिया होगा, या आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम कर दिए होंगे, तभी होता है नॉर्मली। बट ऑब्वियस है वही आपने सेल्स बढ़ा करके दिखाई, इन्वेंट्री बढ़ा करके दिखा दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट वाले सारे कम कर दिए, तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा भाई। बट ऑब्वियस है, क्या बोलते हो बच्चे लोगों, सीन तो यही होता है, ये आपने को बताना है। अब हमने कहा डिटेक्शन रिस्क हाई वाला जो सीन ये कह रहे हैं, उससे रिलेटेड अपने को जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों, आओ उसको भी चेक कर लेते हैं। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिफाइन डिटेक्शन रिस्क वो रिस्क है द प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लो लेवल, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, उसी को अपन कहते हैं। तो टीशा का जो व्यू है डिटेक्शन रिस्क वाला, वो यहाँ पे ठीक नहीं बैठ रहा है ना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हाई असर्शन रेटिंग टू रेवेन्यू एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डिटेक्शन का तो लेना देना है ही नहीं, हैज टू बी केप्ट लो सो दैट मिसस्टेटमेंट ऑफ दीस असर्शन डज नॉट रिमेन अनडिटेक्टेड। बट ऑब्वियस है डिटेक्शन रिस्क तो कम रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब अपने को इतना रिस्क ऊपर दिख रहा है तो अपन बट ऑब्वियस है प्रोसीजर ज्यादा लगाएंगे तो डिटेक्शन रिस्क हमारी कम हो जाएगी। तो इसलिए उसका जो ओपिनियन है, वो व्यू जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रॉपर नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, Expert Industries Limited is engaged in petrochemical business. Bhai, sorry. Due to nature of its business, the company has hired PQR Associates, a reputed firm of chartered engineers, to determine the quality and valuation of inventories for preparation of financial statement. The auditor of Expert Industries want to use the same as audit evidence. तो क्या वर्क ऑफ PQR एक्सपर्ट के वर्क को हम यूज कर सकते हैं क्या बच्चों? पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, तो ऐसे 500 में अपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें कुछ पॉइंट अपने को लिखने पड़ेंगे, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे 500 में डायरेक्ट पॉइंट अपने पहले भी किया है। सबसे पहला जो एक्सपर्ट है उसका कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी चेक करना है, फिर अंडरस्टैंडिंग हिज वर्क को अंडरस्टैंड करना है, इवेल्यूट करना है कि भाई ऑडिट एविडेंसेस की जगह पे मतलब वो उसका काम एप्रोप्रिएट होगा कि नहीं होगा हमारे। अगर ये सब पूरा हो रहा है तो बिल्कुल हम यूज में ले सकते हैं, अपने को कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। यहां आकर के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोगों को हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बराबर है, क्लियर है, बहुत सीधा सीधा सा पॉइंट है। चलिए सेकंड के ए पर चलते हैं भाई, बड़े बड़े से क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। स्टे फिट प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्टार्टअप that has been business for about 2 years. It runs an application which provide valuable information pertaining to nutrition and help its client to assess customized healthy food. Okay sir, okay, बढ़िया बात हो गई। हो कस्टमाइज फूड प्रोवाइड करने की बात हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या बोला है बच्चों? द कंपनीज रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द कमिंग पीरियड ऑल्दो कंपनी हैज रिफ्लेक्टेड नेट लॉसेस इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 2 years. It has managed to meet financial commitment. The financial statement has last 2 years were prepared on a going concern basis. Management wants to follow the same basis of accounting for the current year. तो आपसे पूछा है how does going concern affect the preparation of financial statement? बच्चों ऐसे 570 का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये देखो बहुत सारे पॉइंट इन्होंने लिखे हुए हैं, बट कंसेप्ट वाइज ठीक है। एज पर 570 गोइंग कंसर्न फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है हमारे अकाउंटिंग का, आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। और इसमें हम मानते हैं कि भाई कंटिन्यू चलेगा, फोर्सेबल फ्यूचर के अंदर भी एज्यूम लेकर के चलते हैं कि भाई ये चलने वाला है, ठीक है। अंडर द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन द assumption दैट एंटिटीज आर गोइंग कंसर्न एंड कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। वही लाइन वापस आ गई। जनरल पर्पज हमारा यही होता है कि भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि लिक्विडेट नहीं होगी और कंटिन्यू चलेगा। ये लाइन की जरूरत भी नहीं थी। गिवन सिचुएशन में कंपनी हैज रिफ्लेक्टेड नॉट लॉसेस, नेट लॉसेस दिख रहा है लास्ट 2 years से, बट एबल टू मीट द फाइनेंशियल कमिटमेंट सिग्निफाई द एबिलिटी ऑफ बिजनेस स्टेट। Revenue of company also expected to grow in the coming period. It shows the management has neither intention nor necessarily liquidate the continuing materiality of scale of operation. बंद करने की उनका इरादा नहीं लग रहा है। Therefore मैनेजमेंट का व्यू जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कोई टेंशन नहीं है बच्चे लोगों। तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बेसिकली आंसर के अंदर। अगर नहीं होता तो लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर शो होता, अदरवाइज नहीं है ना। एग्जांपल भी दिया कि इन्वेंट्री को फिर अपन कॉस्ट टू एनआरवी विच एवरेज लॉस पे नहीं लिखते, फिर अपन सीधा लिक्विडेट वैल्यू के ऊपर लिखते। पर ऐसा सिचुएशन होता तो लिखते भाई, ऐसा कुछ है नहीं तो फिर अपने को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। PQR and Associates and M&O and Company, both firms of chartered accountant have been appointed as joint auditor of Gamma Beta Limited. Before the commencement of audit, the joint auditor should discuss and develop a joint audit plan.
In developing the joint audit plan, the joint auditor should identify division of audit areas and common audit areas. कैसे बांटने बच्चों, ऐसे 299 में दे रखा है आपको कि कैसे डिवीजन करोगे। सबसे पहला डिवीजन करो ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज क्या है, बहुत सीधी सी बात हो गई, बराबर से ये अपने को देखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट टीम, consider and communicate among all joint auditors the factors that are significant in director engagement team efforts. Consider the result of preliminary engagement activities or similar engagement performed earlier. ठीक है, ascertain the nature, time and extent of resources necessary to accomplish the engagement. तो ये सारे वो पॉइंट है बच्चे लोगों जो अपन डिवीजन करते वक्त में ध्यान में, कॉमन एरियाज कौन से हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से बराबर, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को लेके उनकी सबकी जिम्मेदारी सेम रहने वाली है, एनडी को लेकर के भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहने वाली है। ये अपने को बेसिकली ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, तो सीन क्या है बच्चे लोगों, यहाँ पे देखते हैं अपन। तो ये अपने को ध्यान में रखना है भाई, आंसर के अंदर सीधा सा हमारा पॉइंट हो गया। द मैनेजमेंट ऑफ कूल ड्रिंक्स लिमिटेड सस्पेक्ट दैट सम एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी मे बी इन्वॉल्व इन मेकिंग फ्रॉडुलेंट पेमेंट ऑफ डमी वर्कर्स एज इट वेरियस प्लांट इन द कंट्री, देयरफॉर दे आर कंसीडरिंग अपॉइंट अ फर्म ऑफ ऑडिटर टू कंडक्ट ऑडिट इन्वॉल्विंग डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। One senior person among board member object to use word audit in proposed assignment. Comment also कि यार क्या ये ऑडिट है और ऑडिट इन्वेस्टिगेशन से कैसे डिफरेंट होती है। ऑडिट जो है बहुत प्यारा चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपने को बच्चों दे रखा है, मुझे बार कल भी आया था ये। तो ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, जबकि इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल एग्जामिनेशन है जो किसी पर्पस के लिए होती है, जैसे फ्रॉड सस्पेक्ट और आपने पता लगाया। ठीक है, ऑडिट का स्कोप जो है वो बहुत कह सकते हो जनरल होता है, जबकि इसका स्पेसिफिक होता है और ये नैरो भी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, गिवन सिचुएशन में उनका सस्पिशंस खाली एम्प्लॉइज को लेकर के है, तो बेसिकली वो ऑडिट नहीं है, सही कह रहे हैं, डमी वर्कर को लेकर के ये इन्वेस्टिगेशन है। तो पी बिल्कुल राइट है कि ऑडिट का वर्ड आपने गलत यूज किया, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये अपना बिल्कुल सही पॉइंट है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है भाई। मिस्टर चेतन इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ स्पोर्ट लिमिटेड स्मॉल कंपनी। कारो एप्लीकेबल है क्या, एग्जम्पशन बताओ बच्चों। कारो के एग्जम्पशन बताने को बोल दिया, सीधा सा पॉइंट है हमारा ये। तो ये देखिए, कारो बैंकिंग कंपनीज पर एग्जम्प्टेड, इंश्योरेंस पे कंपनी सेक्शन 8 वाली पे, 1% कंपनी पे, स्मॉल कंपनी पे एग्जम्प्टेड है, नहीं लगता है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी जो किसी की सब्सिडरी होल्डिंग नहीं है, सब्सिडरी या होल्डिंग किसी पब्लिक कंपनी की नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिटेशन 1 करोड़ का है बराबर से, बोरोइंग्स का लिमिटेशन भी 1 करोड़ का है जिसका, और रेवेन्यू का जो अपना है वो कितना है, 10 करोड़ का, 1 करोड़ एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू डिस्क्लोज इन शेड्यूल 3 जो है हमारा 10 करोड़ का। ये अपने को ध्यान में रखना, मैक्सिमम लिमिट है ये, तो इनको लिए एग्जम्प्टेड है भाई, ये ध्यान में रखोगे।
Z Limited is engaged in the manufacturing of export of shoes. The auditor of company wants to reasonably ensure that only the inventories recorded in the financial statement are exclusively owned by the company and do not include any inventories that belonging to third party, but include inventory owned by the company. Okay, but लिंक with third party. एडवाइज ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर क्या काम में लेने हैं बच्चों, ऐसे 501 में बहुत क्लियर कट आपको दे रखा है। थर्ड पार्टी के पास अगर हमारी कोई भी इन्वेंट्री पड़ी है तो हाउ टू चेक, कैसे करेंगे, ये देखो इतने सारे पॉइंट्स अपने पास में। सबसे पहला एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन टेस्ट एंड इंडस्ट्री एवरेज वगैरह निकालो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, परफॉर्म वर्टिकल एनालिसिस और बजटरी एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगे। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंट्री जैसे वेट और अदर मेजरमेंट अपन ने देख ली, चैप्टर नंबर 5 में भी यही है। परफॉर्म परचेज एंड सेल कट ऑफ टेस्ट देख लो, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, जिससे पता लग जाएगा माल गया कि नहीं गया बच्चों। टैग्ड इन्वेंट्री, परफॉर्म टेस्ट एंड ओमिटेड ट्रांजैक्शन चेक हो जाएंगे। क्लरिकल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लो, है ना। फिजिकल इन्वेंट्री विद परपेचुअल रिकॉर्ड्स मैच करके देख लो, फिजिकली काउंट करके देख लो। इन्वेंट्रीज को बच्चों रिकंसाइल कर सकते हैं अपन। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन वगैरह ले लो भाई। और जो गुड रिसीव ऑन कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर है तो सेग्रेटेड है कि नहीं हमारी इन्वेंटरी से, ये चीजें अपने को चेक कर लेनी चाहिए। बेसिक आंसर अपने को दे रखा है, बहुत आराम से अपना आंसर बन जाता है बच्चों, इसका ध्यान में रखेंगे। SQC1 require assumption of leadership responsibility of quality within him। बहुत सिंपल, हाउ इंपॉर्टेंट ऑडिट क्वालिटी बच्चे लोगों। चैप्टर नंबर 11 में सिंपल पॉइंट आपको लीडरशिप का दे रखा है। SQC1 requires firm to establish policy and procedure designed to promote internal culture based on the recognition that quality is essential। लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा बच्चों, लीडर खुद ही लेगा। तो सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड रिक्वायर द फर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द फर्म मैनेजिंग पार्टनर एज्यूम अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल, इन्हीं को लेना पड़ेगा, है ना। अब इनको क्या करना पड़ेगा, लीडरशिप जो है वो इनर कल्चर इनको बढ़ाना पड़ेगा ताकि क्वालिटेटिव काम हो जाए। फर्दर पर्सन असाइन द ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फर्म क्वालिटी कंट्रोल। फर्म सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर शुड हैव सफिशिएंट अप्रूव्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, नेसेसरी अथॉरिटी टू एज्यूम देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन होना चाहिए, कौन ये लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसके बारे में अपने को बताया, तो अपन ने बता दिया भैया कौन लेने वाला है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये लेने वाले हैं, सीधी सी बात हो गई। SQC1 require assumption of leadership responsibility for quality with firm। Are such leadership responsibility required for audit engagement only? Who assumes such leadership responsibility within the firm? How it is important for audit quality? Yes, बच्चों, SQC1 require assumption of leadership responsibility, समझना। अच्छा ये वाला एक मिनट, ये सी वाला तो कर लिया ना भाई अपन ने, अभी मैंने कहा ये क्या हुआ, SQC1 वापस कहाँ से आ गया। फोर्थ पे बात करनी पड़ेगी भाई, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फोर्थ का ए पार्ट हमारा क्या कहता है, शानदार वाला, आइए चेक कर लेते हैं भाई एकदम फटाफट से। CAX is contemplating the use of negative conformation request as the sole substantive audit procedure for verify certain accounts payable balances reflected in financial statement of a company. Which condition need to be met to use negative conformation request as stated above? Additionally, CAX the view that negative conformation provide same level of persuasive audit evidence जब आप पॉजिटिव भेजते हो, ना मुन्ना ना, ये तो गलत है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है भाई। अकॉर्डेंस 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हमारे पास में दो ऑप्शंस होते ही हैं, ठीक है। ऑडिटर हैज असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज लो एज ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, बराबर से। अच्छा, द पॉपुलेशन ऑफ आइटम सब्जेक्ट टू नेगेटिव कंफर्मेशन कंप्राइज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस अकाउंट बैलेंसेस है, तो ठीक रहता है नेगेटिव वाला। लो एक्सपेक्टेशन रेट होता है बच्चों इसके अंदर, नेगेटिव वाले के अंदर। ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस कि उनका जवाब क्यों नहीं आया, कई बार ऐसे ही जवाब नहीं दिया और हमने बैलेंस को सही मान लिया। तो फेलियर टू रिसीव रेस्पॉन्स इन नेगेटिव डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट रिसिप्ट बाय द इंटेंट कंफर्मिंग पार्टी ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जवाब नहीं आने का मतलब हमेशा कंफर्मेशन नहीं होता है। तो अगर उनका फेलियर टू रेस्पॉन्ड हो गया नेगेटिव कंफर्मेशन के ऊपर, तो हमको तो लेस परसुसिव एविडेंस मिलने वाले हैं,
उसके कंपैरिजन में कि जो पॉजिटिव वाला अगर हम मंगवाते हैं तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है कि चाहे आप पॉजिटिव कन्फर्मेशन लो या नेगेटिव लो, दोनों के अंदर मीनिंग एक जैसे ही होता है, चीज़ें एक जैसी होती है। नहीं भाई नहीं, ये नहीं हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर है बच्चे लोगों। ए वाला, CAH has been offered audit of financial statement of society engaged in the promoting social causes such as setting up a drug addiction center, misguided youth and rehabilitating young people by helping them find adventure or sorry find avenues to gainful employment। यार चश्मा लगाना पड़ेगा लगता है। However, CH failed to send audit engagement letter, नहीं भेजा उनको। In the absence of letter, the governing body of the view that purpose of audit is to provide absolute assurance, अरे possible ही नहीं यार, against probable errors and fraud, does it constitute violation of fundamental principle? बच्चों, एंगेजमेंट लेटर इशू नहीं करना क्या प्रोफेशनल कंपिटेंसी ब्रेक हुई है क्या यहाँ पे, ये आपने को पूछा है। एज पर ऐसे 210, agreeing the terms of audit engagement, the auditor shall agree the terms of audit engagement with the management or those charged with governance as appropriate. The agreed terms of the audit engagement shall be recorded in an audit engagement letter। ये अपने को पता ही है, जो रिटर्न एग्रीमेंट की तरह होता है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ये सब चीजें इंक्लूड करते हैं। और ये नहीं होगा तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस रहेंगे ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, तो as auditor has failed to send engagement letter, the governing body has formed an improper view of objective and scope of audit of financial statement. By not following requirement of 210, CAH is not acting ethically। बच्चों सुनना, he has violated the professional competence in due care। जो भी मैंने आपको कहा था वो उसने फॉलो नहीं किया। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि यार आपको प्रोफेशनल नॉलेज स्किल हर लेवल पे फॉलो करना चाहिए बराबर कंपिटेंट तरीके से, टेक्निकली हो या एथिकली हो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। जो आप कह सकते हो डिलीजेंस बना हुआ है इस डिग्री का, वो फॉलो करना चाहिए। Maintaining professional competence require awareness of current technical and professional standard. Non-sending engagement letter show lack of such awareness on the part of CH. Therefore, he has violated the fundamental principle। हाँ जी, उसने यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रेक किया है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर क्लियर है, बढ़िया काम हो गया ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग, थर्ड वाला, सी नंबर क्या कहता है भाई। While verifying cash and cash equivalent to a company, CAD engagement partner is very particular the bank reconciliation statement prepared by the management in respect of bank account maintained by the company is proper to rule out misstatement in cash and cash equivalent reflected in the financial statement of the company. The company does not use net banking and prefer to issue checks to creditor and receive substantial payment locally through account pay check. Which aspect need to be taken care and verified by CAD in respect of BRS? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में बच्चों जो अपनी हमेशा वाली बात होती है ना, सिंपल, क्या वेरीफाई करना चाहिए। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट को अपन वेरीफाई कर लेना चाहिए। फिर हमको करना चाहिए चेक इशू लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, चेक जो हमने क्रेडिट कर दिया लेकिन पैसा जमा नहीं हुआ, जो हमेशा वाले अपने पॉइंट होते हैं बच्चों, वो अपने को चेक कर लेने चाहिए। 3 मंथ्स चेक को है कि नहीं वो चेक करने चाहिए। फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड अपने को देखना चाहिए। अच्छा, बैंक एक्सपेंसेस जो बैंक ने कट कर दिया और हमने नहीं किया, इंटरेस्ट जो बैंक ने क्रेडिट कर दिया लेकिन हमने नहीं किया, ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे चेक अपने को करनी चाहिए। ठीक है, अमाउंट और चार्ज डेबिटेड क्रेडिट, मतलब सारे वो के वो पॉइंट है जो अपने को लिखने चाहिए, है ना। तो इन सच केसेस एक्सप्लेनेशन फाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्टरी अगर लग रहा है तो वो आगे दिमाग लगाएगा, अदरवाइज यही सारे पॉइंट अपने को लिखने होते हैं जो अकाउंट्स में भी आप बैंक रिकंसिलेशन के अंदर लिखते हो। वही पॉइंट्स बच्चे लोगों को यहाँ पे भी अपने को सिंपल तरीके से लिखने चाहिए, ये आप लोग ध्यान में प्रैक्टिकली रखने वाले हो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग पहुंच गए भाई। 5th वाला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो। CS Sumit has been appointed auditor of Core Limited. List out some matter that you may consider in determining whether a deficiency or combination of deficiency in internal control constitute a significant deficiency। अपने को पूछ लिया बच्चों, तो एग्जाम्पल आपको दे रखे, देखो इतने सारे पॉइंट हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के जो अपने को लिखने पड़ेंगे। चलिए इसको लिख देते हैं, 1 मिनट। हाँ बच्चे लोगों,
यस बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं भाई आगे फटाफट से। तो सीन ऐसा है कि एग्जांपल्स क्या हैं, द लाइकहुड ऑफ द डेफिशिएंसी लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्यूचर, द ससेप्टिबिलिटी और टू लॉस और फ्रॉड ऑफ द रेटेड एसेट या लायबिलिटी, सब पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने। सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट सच एज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपोर्ट टू डेफिशिएंसीज, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी दैट इज अकर्ड और कुड अकर इन द अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ट्रांजैक्शन एक्सपोज टू द डेफिशिएंसीज, ये अपने को ध्यान में रखना है। मतलब अपन बात कर रहे हैं कि यार वो डेफिशिएंसी क्या है, कॉम्बिनेशन है ना इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, जैसे जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल हो गया, कंट्रोल ओवर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड हो गया, कंट्रोल ओवर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, बच्चों रेटेड पार्टी से रिलेटेड हमारा कंट्रोल हो गया। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस जो भी है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा, उस पर नॉन रिकरिंग जर्नल एंट्रीज जो ईयर एंड वगैरह वाली है, कॉज एंड फ्रीक्वेंसी क्या है एक्सेप्शंस की जो डिटेक्ट हो रहे हैं, और इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी कैसे अपन डील कर रहे हैं, वो सब बातें अपने को इसमें आंसर में डालनी पड़ेंगी, जो पूरी लिस्ट आपको दे रखी है। ठीक है, now while conducting audit of Xena Limited, CA is trying to obtain understanding of different components, बच्चों पूरा क्वेश्चन ही क्या इंटरनल कंट्रोल से आ गया क्या, डिफरेंट कंपोनेंट्स such as understanding necessary and required to be documented according with the standard of auditing. In this context, how he shall obtain understanding of risk assessment process of the company, और how understanding is important, अपने से क्वेश्चन पूछा है बच्चों। तो ये देखो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट बिल्कुल फिक्स दे रखे हैं। आप देखो पहला वाला आंसर कितना बड़ा बना था, लेकिन ये आंसर में पॉइंट्स ही अपने पास इतने ही दे रखे हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, estimating significance of the risk, assessing likelihood and their occurrence, or deciding about action to address those risks. The entity's risk assessment process form basis of the risk to be managed. It has processes appropriate. It would assist the auditor in identify risk or material misstatement. Risk can arise change due to factors जैसे नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया बिजनेस मॉडल आ गया, कोई प्रोडक्ट चेंज हो गया, बच्चों एनवायरमेंट में चेंज हो गया। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है, कॉमन बातें हैं। ठीक है, Multi-State Cooperative Society 2002 states that only a person who is chartered accountant within the meaning of Chartered Accountant Act can be appointed as an auditor of Multi-State Cooperative Society. तो who according section 72 subsection 2 is disqualified from being appointed as an auditor of Multi-State Cooperative Society। तो बच्चों समझना, देखो 72 में अपने को दे रखा है कि भाई कौन नहीं बनेगा ऑडिटर, बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ पर्सन जो मेंबर है या एम्प्लॉयमेंट में है, ऑफिसर या एम्प्लॉय है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, या जो पर्सन इनडेप्टनेस में है जिसने गारंटी प्रोवाइड करके रखी है बच्चों, सिंपल वो पर्सन जो है वो भी कितने से 1000 रुपए से ज्यादा के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, तो वो बंदा जो है वो नहीं बन सकता है ऑडिटर। ये अपने को इस पॉइंट में ध्यान में रखना चाहिए था। डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन है जो यहाँ पे खत्म हुआ। चलिए जी, आखिरी 4 क्वेश्चन बच रहे हैं क्योंकि 6th है, ए होगा और एक इसके चॉइस में क्वेश्चन जरूर होगा, ए बी सी, चलो एक क्वेश्चन चॉइस में होता है, तो सी के चॉइस में कोई भी हो, तो 4 क्वेश्चंस लास्ट बच रहे आओ देखते हैं क्या लिखा है। नेशनल बैंक हैज एडवांस कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 25 लाख टू सन इंडस्ट्रीज फॉलोइंग टू द एक्सट्रैक्ट ऑफ अकाउंट ऑफ सन इंडस्ट्रीज रिफ्लेक्टिंग इन सीबीएस ऑफ बैंक फ्रॉम December 1। ओके, कोर बैंकिंग सिस्टम में सारी इंफॉर्मेशन है बच्चे लोगों को। अरे ये तो वही है अपना स्टैंडर्ड एसेट बच्चे लोगों को। ड्रॉइंग पावर जो है वो 25 लाख का है, और आप लोग देख सकते हो यार इससे तो 25 लाख से तो ज्यादा ही दिया है भाई। एडवांस कैश क्रेडिट फैसिलिटी 25 लाख की इनकी है, और अपन ने 24-75 उसके तो अंदर ही है अभी। अमाउंट क्लासीफाई स्टैंडर्ड की तरह से किया है, और सिक्योरिटी जो है वो चार्ज विद द बैंक रिमेन्स इंटैक्ट थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि 1/12/31 पिछले 90 दिनों में उन्होंने जो पैसा क्रेडिट किया है वो है ही नहीं इतना जितना ये इंटरेस्ट का और इसके अमाउंट के बराबर हो सके। 90 दिन पहले किया था भाई 1 लाख रुपया, तो पिछले 90 डेज में तो कुछ डिपॉजिट ही नहीं है। तो क्लासिफिकेशन पूछा है आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से कैसा होना चाहिए, तो अभी अपन ने पढ़ा था स्टैंडर्ड एसेट वाला रूल, है ना। पहला नंबर अभी अपन एक एमसीक्यू किया, रिमेन कंटिन्यूसली एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर। सेकंड नंबर, पिछले 90 डेज में आपने कुछ भी क्रेडिट नहीं किया, किया भी है तो सफिशिएंट नहीं है, इंटरेस्ट के लिए भी सफिशिएंट नहीं है ना। तो यहां आउटस्टैंडिंग बैलेंस भले ही लेस देन 25 लाख हो, लेकिन क्रेडिट नहीं है पिछले 90 दिन के अंदर कुछ भी। 31 दिसंबर को था, मार्च तक कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको इट वुड बी क्लासीफाई एज सब स्टैंडर्ड एसेट, रिमेन एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों, ये आंसर में जाएगा जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। क्लियर है, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है।
चलिए जी, वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, स्टेट्यूटरी ऑडिटर नीड टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ स्केप्टिज्म रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन, एग्जांपल एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रेटेड पार्टी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रेटेड पार्टी के बारे में बताएंगी, है ना। सबसे पहला बच्चों, इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने भरा। सेकंड नंबर को रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो इन्फॉर्मेशन दिया आपने। शेयर होल्डर का रजिस्टर देख लो, तो उससे आपको प्रिंसिपल शेयर होल्डर के बारे में पता लग जाएगा, कौन ज्यादा शेयर रख रहे हैं, वही हमारे लिए हैं, बराबर से। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज को लेकर के अगर हो रहा है, किसी पार्टी को लेकर के, तो अब पता क्या लगाना चाह रहे, रेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स हमने कहाँ कर रखे हैं, उसमें हमारा जिसमें इन्वेस्टमेंट है ज्यादा, हमारी सब्सिडरी कंपनी हुई तो वो तो रेटेड पार्टी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो केएमपी के साथ आपने किए। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन द एंटिटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एबनॉर्मल वाले हैं। स्पेसिफिक इनवॉइस आर कोरस्पॉन्डेंस फ्रॉम द एंटिटी प्रोफेशनल एडवाइजर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर्सनल, बच्चों रेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गई, एंटिटी की काहे की लाइफ इंश्योरेंस भाई। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट। डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद द एंटिटी, सिक्योरिटीज रेगुलेटर, प्रोस्पेक्टस वगैरह में जिसका नाम लिखा हुआ है, तो ये सबसे अपने को आइडिया लग जाएगा भाई कि कौन है कौन है कौन है ऐसा बंदा जो रेटेड पार्टी है। बच्चों ध्यान में रखना है। चलिए आखिरी 2 क्वेश्चंस पे हम लोग पहुंच गए हैं और इन पर बात करना करते हैं अब अपन स्टार्ट। हाँ जी, तो क्या दे रखा है भाई, आ जाओ पढ़ लेते हैं इसको। Sanjana is of the view that there exists some disadvantage in the use of audit program. The most of these can be removed by following some concrete step. Do you agree with her perspective? क्या हम दूर कर सकते हैं, क्या कर तो सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है, डिसएडवांटेज है, दूर हो जाएंगे। The view of Sanjana is appropriate. Some disadvantages are there in use of audit program. The most of these can be removed by following. अगर हम आपके concrete step लेते हो तो नंबर 1, द वर्क में बिकम मैकेनिकल हो सकता है, पर्टिकुलर चीजों को अपन यूज करते हैं। पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मे बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सच पार्ट इन द होल ऑडिट स्कीम। कुछ पार्ट बिना प्लान के कर लो, मतलब बिना अंडरस्टैंडिंग के कर लो, तो थोड़ा सा बोरियत कम हो जाएगी, नहीं तो एक जैसा चीज मैकेनिकल लगेगी ऐसा। द प्रोग्राम ऑफन टेंड टू बिकम अ रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, अपने को पता है एक जैसा रिजिड हो गया, जो है वही फॉलो करना है। तो ऐसे में बिजनेस में चेंज इट्स ऑपरेशन टू कंडक्ट बट द ओल्ड प्रोग्राम में स्टिल बी कैरिड आउट करो, वो चलेगा। चेंजेस इन स्टाफ और इंटरनल कंट्रोल में रेंडर प्रिकॉशन नेसेसरी एट पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ओरिजिनली डिसाइडेड, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। फिर आया इनएफिशिएंट असिस्टेंट अगर है, मेड एक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, छुप जाएंगे हमको, तो जैसा बोला हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको कुछ चीजों के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन देने ही नहीं चाहिए, अपने आप दिमाग लगाने तो उनको पता लग जाएगा। हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम जो है वो इनिशिएशन को किल कर देता है। ऑल दिस डिसएडवांटेज मे बी एलिमिनेटेड बाय इमेजिनेटिव सुपरविजन लगा के देखो। ऑडिटर मस्ट हैव रेस्पेक्टिव एटीट्यूड एज रिगार्ड द असिस्टेंट, मतलब एटीट्यूड ठीक रखे, उनका कोऑपरेट करे, उनको एनकरेज करें, उनको मैटर को ऑब्जर्व करने के लिए और डिसाइड वगैरह चीजों को करने के लिए, सुपरवाइजर को इन्फॉर्मेशन में चीजें लाने के लिए, ये सब अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर बच्चों। आखिरी 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 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। बोट्स मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है मटेरियल, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आइटम्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Auditor of entity wants to verify that PP items have been valued appropriately as per generally accepted accounting principle. Comment on significance of verification. कुछ ऑडिट प्रोसीजर भी इसमें आपसे पूछ रहे हैं बच्चे लोगों, तो देखो आंसर क्या लिखा है, ये देखो बस ये है। It is a common understanding that value of fixed asset depreciate due to effects of time use and obsolescence. The diminution of the value represent an item of cost of the entity for earning revenue during a given period
अनलेस दिस कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू द अकाउंट्स। बट ऑब्वियसली पता ही है अपने को, भाई डेप्रिसिएशन की बात है तो बात अलग है, अदरवाइज तो अपने को पता ही है कि हाँ सिंपल फॉर्म में ही जाने वाला है बराबर से। फिर क्या बोला बच्चे लोगों, unless this cost is form of depreciation is charged, the profit and loss will not correctly ascertain and value of PP जो है वो प्रॉपर शो नहीं होगी, अपन भी जानते हैं। Audit procedure that auditor should follow to verify PP items have been valued appropriately, क्या करना चाहिए उसको, कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए बच्चों। नंबर 1 पे verify that entity has charged depreciation on all items of PP unless any item of PP is non depreciable like land। एसेस दैट डेप्रिसिएशन मेथड जो आप यूज कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहा है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ले रहे हो, चाहे डिमोनिज्म ले रहे हो, डब्ल्यूडीवी ले रहे हो, जो लेना हो ले लो। ऑडिटर वेरीफाई करेगा वेदर द मैनेजमेंट हैज डन इम्पेयरमेंट असेसमेंट टू डिटरमाइन वेदर आइटम इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अगर इम्पेयर है बच्चे लोगों तो सेक्शन 28 सॉरी AS 28 हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अपने को देखना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट अगर है तो ये अपन ध्यान में रखने वाला है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी यहां आकर के बच्चे लोगों को कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर जो है वो पूरा हो गया है, नंबर 3। तो देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया यार, बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर, देखो टोटल आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो दे रखे हैं 8, टोटल 8 हैं। उसमें से हम लोग जो है वो 4 पे बात कर चुके हैं, 4 रिमेनिंग अब बचेंगे जो आगे आने वाले सेशंस के अंदर मैं लेने वाला हूं। आप लोगों से बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप अभी तो नहीं, ये करने कब चाहिए आपको, देखने कब चाहिए, जब आप एक बार कोर्स कर चुके हो तो इसको करने में मजा आएगा, है ना। एक एक चैप्टर वाइज अगर करोगे तो ढूंढना पड़ेगा कहां से कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, क्योंकि तो पूरा का पूरा पेपर है। तो एक बार अगर आपने कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से अपना कंप्लीट कर लिया है, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया बच्चे लोगों, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप इन सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखिए। हाँ कौन सा क्वेश्चन, जैसे मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है यार, फर्स्टली आप पुराने लेक्चर्स भी जब देखोगे, ये 3-4 जो अपने मॉडल टेस्ट पेपर के अपन ने लिए, तो एक चीज आपको कॉमन पता लगेगी। फर्स्टली हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि आंसर जो है वो कौन से चैप्टर का है, फर्स्टली हमको वो फाइंड आउट करना चाहिए। एक बार हमको ये समझ में आ गया कि कौन से चैप्टर का है, तो उसके बाद हमारा दिमाग आंसर पे जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने को पता ही नहीं चलता है कि चैप्टर कौन सा है जिसमें से क्वेश्चन बना है ना। तो पहले अगर वहां तक आप पहुंच गए, वो आपने फाइंड आउट कर लिया, तो भाई अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा पेपर को करना। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप जब पूरा कोर्स कर लें तो ये सेशंस यहां से जरूर 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 आप लोग देखने वाले हैं। चलिए जी, तो इसी के साथ आज का काम यहीं पे दी एंड करते हैं बच्चे लोगों, चलें खत्म करें। नेक्स्ट में हम लोग अगला जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 कल करने वाले हैं। अच्छा, जैसे ऑडिट का लिया है वैसे लॉ का भी साथ साथ में बराबर चल रहा है। आप ऑडिट का देखें, लॉ का अगर कोर्स खत्म कर चुके हो तो सेम रूल वही है, लॉ का भी आपको जरूर जाकर के प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए जी, तो चला जाए, इतना करें आज। चलिए जी, हाँ